ईरान और यूनाइटेड स्टेट्स के बीच का कॉन्फ्लिक्ट अक्सर न्यूज़ हेडलाइंस में टेंशन्स, वार्निंग्स या वॉर थ्रेट के फॉर्म में दिखाई देता है। ये सिर्फ दो कंट्रीज के बीच का पॉलिटिकल डिस्प्यूट नहीं, बल्कि ये एक ऐसी राइवलरी है जो हिस्ट्री, आइडियोलॉजी, पावर, पॉलिटिक्स, रीजनल डोमिनेंस और ब्रोकन ट्रस्ट जैसे लेयर्स से मिलकर बनी है। इस कॉन्फ्लिक्ट को समझने के लिए हमें करंट इवेंट्स से पीछे जाकर उस बेस को समझना होगा जहां से ये दुश्मनी शुरू हुई, क्योंकि जो कुछ आज हो रहा है वो किसी एक डिसीजन या एक लीडर का रिजल्ट नहीं, बल्कि डेकेड्स के क्यूमुलेटिव एक्शंस और रिएक्शंस का आउटकम है। इस कहानी की शुरुआत होती है 20th सेंचुरी के मिडिल में, जब मिडिल ईस्ट दुनिया के लिए सिर्फ एक रीजन नहीं बल्कि एनर्जी और पावर का सेंटर बन चुका था। ईरान, जो उस वक्त पे पर्शिया के नाम से जाना जाता था, एक ऐसा देश था जिनके पास एनॉर्मस ऑयल रिजर्व्स थे, लेकिन पैराडॉक्स ये था कि रिसोर्सेज पर सबसे ज़्यादा कंट्रोल ईरानी लोगों का नहीं बल्कि ब्रिटिश और अमेरिकन कंपनीज का था। ब्रिटिश कंट्रोल्ड एंग्लो ईरानियन ऑयल कंपनी ईरान के ऑयल सेक्टर पर डोमिनेट कर रही थी और ईरान को उसके अपने रिसोर्सेज का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा मिल रहा। इस इनइक्वालिटी के खिलाफ आवाज़ उठाई ईरान के प्राइम मिनिस्टर मोहम्मद मुसादेक ने, जो डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड लीडर थे और जो ये मानते थे कि ईरान को ट्रूली सॉवरेन बनाने हैं तो उसे अपने ऑयल पर फुल कंट्रोल लेना होगा। 1951 में मुसादेक ने ऑयल नेशनलाइजेशंस का डिसीजन लिया, जो ईरानी पब्लिक के लिए एक मोमेंट ऑफ प्राइड था, लेकिन वेस्टर्न पावर्स के लिए एक डायरेक्ट चैलेंज। ब्रिटिश और यूएसए दोनों को लगा कि अगर ईरान जैसी कंट्री ऑयल पर कंट्रोल लेने में सक्सेसफुल हो गई तो बाकी मिडिल ईस्ट कंट्रीज यही मॉडल फॉलो कर सकती हैं, जो उन्हें लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट के डेंजरस लगा। इस फियर का रिजल्ट 1953 के CIA बैक्ड कूप बना, जहां कन्वर्ट ऑपरेशंस के थ्रू मोसादेक को पावर से हटा दिया और शाह मोहम्मद रजा पहलवी को एब्सोल्यूट पावर दे दी गई। ऑफिशियली ये कूप स्टेबिलिटी के नाम पर जस्टिफाई किया गया, लेकिन ईरानी पब्लिक के लिए ये एक क्लियर मैसेज था कि जब भी उनके नेशनल इंटरेस्ट वेस्टर्न इंटरेस्ट से टकराएंगे तो डेमोक्रेसी सैक्रिफाइस हो सकती है। शाह के रेजिम आउटवर्डली मॉडर्नाइजेशन और वेस्टर्नाइजेशन का सिंबल थे। ईरान में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हुआ, एजुकेशन एक्सपैंड हुई और तेहरान एक मॉडर्न कैपिटल के रूप में प्रोजेक्ट किया गया। लेकिन इस डेवलपमेंट के साथ साथ पॉलिटिकल रिप्रेशंस भी बढ़ते चले गए। शाह की एक सीक्रेट पुलिस सावक डिसेंट्स को ब्रूटली सस्प्रेस करती थी, पॉलिटिकल ऑपोजिशन को जेल में डाला जाता था और कॉमन ईरानी सिटीजन्स ग्रेजुअली अपने आप को पावरलेस महसूस करने लगे। क्योंकि शाह के रजीम यूएसए के सपोर्ट पर खड़ा था, इसलिए पब्लिक एंगर सिर्फ शाह तक लिमिटेड नहीं बल्कि अमेरिका भी ऑपरेशन का डायरेक्ट सिंबल बन गया। यहीं से ईरान के अंदर एक डीप एंटी अमेरिकन सेंटीमेंट डेवलप हुआ, जो सिर्फ पॉलिटिकल नहीं बल्कि इमोशनल और साइकोलॉजिकल भी था। ये रिसेंटमेंट 1979 में एक एक्सप्लोजन फॉर्म हुआ जब ईरान में इस्लामिक रेवोल्यूशन हुआ। शाह को कंट्री छोड़कर जाना पड़ा और आयतुल्लाह खोमेनी के एक लीडरशिप में ईरान के रिपब्लिक बन गए। इस रेवोल्यूशन ने सिर्फ ईरान का पॉलिटिकल सिस्टम नहीं बदला बल्कि उस फॉरेन पॉलिसी और वर्ल्ड व्यू को भी कम्प्लीटली ट्रांसफॉर्म कर दिया। नया ईरान ओपनली वेस्टर्न इन्फ्लुएंस के खिलाफ था और यूएसए को इम्पीरियलिस्ट पावर के रूप में देखता था। इसी बैकग्राउंड में यूएस एम्बेसी हॉस्टेज क्राइसिस हुआ, जहां तेहरान में अमेरिकन एम्बेसी पर कब्जा कर लिया और अमेरिकन डिप्लोमेट्स को 444 दिन तक हॉस्टेज रखा। यूएसए के लिए ये एक अनप्रेसिडेंटेड ह्यूमिलेशन था, जबकि ईरान के रेवोल्यूशनरी सपोर्टर्स के लिए ये एक सिंबल ऑफ रिवेंज था, एक मैसेज कि अब ईरान फॉरेन कंट्रोल के सामने झुकने वाला नहीं है। इस इंसिडेंट के बाद ईरान और यूएसए के डिप्लोमेटिक रिलेशंस प्रैक्टिकली खत्म हो गए। यूएसए ने ईरान पर इकोनॉमिक सैंक्शंस लगानी शुरू कर दी और ईरान ग्लोबल इकोनॉमिक सिस्टम से इंक्रीजिंगली आइसोलेटेड होता गया। ईरान ने भी इस आइसोलेशन का रिस्पॉन्स डायरेक्ट मिलिट्री कन्फ्रंटेशन के बजाय एक ऑल्टरनेटिव स्ट्रैटेजी के थ्रू दिया। उसने मिडिल ईस्ट में अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाने की प्रॉक्सी ग्रुप्स को सपोर्ट करना शुरू किया।
जिससे वो बिना ऑफिशियली वॉर डिक्लेयर किए अपने राइवल्स पर प्रेशर बना सके। ये स्ट्रैटेजी आगे चलकर ईरान यूएसए कॉन्फ्लिक्ट का एक सेंट्रल फीचर बन गई। 1990s और अर्ली 2000s तक ये राइवलरी एक कोल्ड वॉर जैसी सिचुएशन में कन्वर्ट हो चुकी थी, जहां दोनों साइड्स एक दूसरे को डायरेक्टली अटैक करने से बचाते थे, लेकिन इनडायरेक्ट मेथड्स, सैंक्शंस, इंटेलिजेंस ऑपरेशन, प्रॉक्सी कॉन्फ्लिक्ट्स और डिप्लोमेटिक आइसोलेशंस के थ्रू लड़ाई जारी रखते थे। इसी पीरियड में ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम इंटरनेशनल स्पॉटलाइट में आया, जहां ईरान का कहना था कि वो पीसफुल न्यूक्लियर एनर्जी के लिए टेक्नोलॉजी डेवलप कर रहा है, बल्कि यूएसए और उसके अलाइज को ये शंका थी कि ये प्रोग्राम फ्यूचर में न्यूक्लियर वेपन की तरह बढ़ सकता है। न्यूक्लियर इशू ने इस कॉन्फ्लिक्ट को एक नया और ज़्यादा डेंजरस डायमेंशन दिया, क्योंकि अब बात सिर्फ आइडियोलॉजी या रीजनल इन्फ्लुएंस की नहीं बल्कि ग्लोबल सिक्योरिटी की हो चुकी थी। ईरान और यूएसए का कॉन्फ्लिक्ट एक नया फेज में एंटर करता है, जहां आइडियोलॉजी और हिस्ट्री के साथ साथ सिक्योरिटी और सर्वाइवल जैसे इशू सेंटर स्टेज पर आ जाते हैं। 2000s के शुरुआत तक ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम इंटरनेशनल कम्युनिटी के लिए एक सीरियस कंसर्न बन चुका था। ईरान का ऑफिशियल स्टैंड ये था कि उसका न्यूक्लियर प्रोग्राम प्योरली पीसफुल पर्पस के लिए है, जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन और साइंटिफिक रिसर्च। लेकिन यूएसए और उसके अलायंस को ये डर था कि न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी एक बार मास्टर कर लेना ईरान के लिए न्यूक्लियर वेपन बनाना सिर्फ टाइम का सवाल रह जाएगा। इस फियर्स के पीछे सिर्फ यूएसए की सिक्योरिटी नहीं थी, बल्कि मिडिल ईस्ट का ओवरऑल बैलेंस ऑफ पावर भी था, क्योंकि अगर ईरान न्यूक्लियर आर्म स्टेट बन जाता तो सऊदी अरेबिया, टर्की और बाकी रीजनल पावर्स भी न्यूक्लियर रेस में एंटर कर सकती थी, जो पूरे रीजन को परमानेंटली अनस्टेबल बना देते। इसी टेंशन के बीच इजराइल का एंगल और ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि इजराइल ईरान को अपनी एग्जिस्टेंस के लिए डायरेक्ट थ्रेट मानता है। ईरान ओपनली इजराइल को लेजिटिमेट स्टेट के रूप में रिकॉग्नाइज करता है और इजरायली लीडरशिप के लिए ये स्टैंस नॉन नेगोशिएबल रेड लाइन है। इसलिए इजराइल ने कई बार ईरान को न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ पर कन्वर्ट अटैक्स, साइबर ऑपरेशन और इंटेलिजेंस मिशंस कंडक्ट किए, जिससे ऑफिशियली एक्नॉलेज नहीं किया गया, लेकिन जियोपॉलिटिकल सर्कल में ये वाइडली अंडरस्टूड है। इसी न्यूक्लियर टेंशन के बीच 2015 में एक मेजर ब्रेक थ्रू होता है, जिससे जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन या JCPOA के नाम से जाना जाता है। इस न्यूक्लियर डील के अंदर ईरान अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम्स पर स्ट्रिक्ट लिमिट एक्सेप्ट की, यूरेनियम एनरिचमेंट को कैप किया, इंटरनेशनल इंस्पेक्शंस अलाउ किए और बदले में यूएसए और यूरोपियन नेशंस ने सैंक्शंस को ग्रेजुअली लिफ्ट करने का प्रॉमिस किया। शॉर्ट टर्म में ये डील काफ़ी सक्सेसफुल रही, क्योंकि ईरान की इकोनॉमी को थोड़ी सांस मिली, ऑयल एक्सपोर्ट बढ़े और ग्लोबल मार्केट में ईरान की री एंट्री हुई। लेकिन ये रिलीफ ज़्यादा देर तक नहीं चला, क्योंकि 2018 में यूएसए ने यूनिलेटरल डिसीजन लेते हुए इस डील से एग्जिट कर लिया। अमेरिका का आर्ग्यूमेंट ये था कि डील ईरान के मिसाइल प्रोग्राम्स और रीजनल प्रॉक्सी एक्टिविटीज़ को एड्रेस नहीं करती, जबकि ईरान के लिए ये एक प्रूफ था कि यूएसए के साथ किया गया कोई भी एग्रीमेंट परमानेंट नहीं होता। डील के कोलैप्स होने के बाद सैंक्शंस और ज़्यादा सीवियर हो गए, जिससे ईरान की इकोनॉमी पर मैसिव प्रेशर आया। इन्फ्लेशन बढ़ी, करेंसी वीक हुई और कॉमन ईरानी सिटीजन्स की लाइफ डायरेक्टली इम्पैक्ट हुई। सैंक्शंस को ईरान और यूएसए के कॉन्फ्लिक्ट में सिर्फ एक इकोनॉमिक टूल के रूप में नहीं, बल्कि ये एक फॉर्म ऑफ मॉडर्न वॉरफेयर है, जिसमें बुलेट्स की बजाय फाइनेंशियल प्रेशर यूज़ किया जाता है। यूएसए के लिए सैंक्शंस एक ऐसा वेपन है जो बिना डायरेक्ट मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट्स के ओपोनेंट्स को वीक कर सकता है, जबकि ईरान के लिए ये सैंक्शन एक एग्जिस्टेंशियल थ्रेट है, क्योंकि इकोनॉमी वीक होते ही इंटरनल डिससैटिस्फैक्शंस और प्रोटेस्ट का रिस्क बढ़ जाता है।
इसी वजह से ईरान ने सैंक्शंस के रिस्पॉन्स में अपनी प्रॉक्सी स्ट्रैटेजी और रिफाइन कर दिया। डायरेक्ट कॉन्फ्रंटेशन से बचकर ईरान ने मिडिल ईस्ट में नॉन स्टेट एक्टर्स के थ्रू अपनी इन्फ्लुएंस बढ़ाई, जैसे कि लेबनान में हिजबुल्लाह, इराक और सीरिया में मिलिटिया और येमेन में हौथीस। इन प्रॉक्सी ग्रुप्स के थ्रू ईरान अपने राइवल्स इंक्लूडिंग यूएसए और इजराइल पर प्रेशर बना सकता है बिना ऑफिशियली वॉर डिक्लेयर किए, और ये स्ट्रैटेजी काफ़ी हद तक इफेक्टिव भी है। इस इनडायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट का एक मेजर एग्जाम्पल 2020 में देखने को मिल जाता है, जब यूएसए ने ईरानियन मिलिट्री कमांडर कासिम सुलेमानी को ड्रोन स्ट्राइक में किल कर दिया। सुलेमानी ईरान के लिए सिर्फ एक जनरल नहीं थे, बल्कि पूरी प्रॉक्सी नेटवर्क के एक आर्किटेक्ट थे, और उनकी डेथ ने ईरान की पॉलिटिकल और मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट को शॉक में डाल दिया। ईरान ने इसका डायरेक्ट रिस्पॉन्स लिमिटेड मिसाइल स्ट्राइक्स के थ्रू दिखाया, लेकिन फिर भी फुल स्केल वॉर अवॉइड की गई, जो क्लियरली दिखाता है कि दोनों साइड्स एस्केलेशन के रिस्क को समझते हैं। ये पैटर्न रिपीटेडली देखने को मिलता है कि स्ट्राइक्स, वार्निंग्स, लेकिन एक क्लियर लिमिट के साथ। इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट का एक और क्रिटिकल एलिमेंट है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस, जो दुनिया के सबसे इम्पॉर्टेंट ऑयल चेक पॉइंट्स में से एक है। वर्ल्ड का लगभग 20% ऑयल सप्लाई इस नैरो पैसेज से गुजरता है, और ईरान की जियोग्राफिकल पोजीशन यूज ये लेवरेज देती है कि वो क्राइसिस के टाइम ग्लोबल एनर्जी मार्केट्स को इनडायरेक्टली इम्पैक्ट कर सकता है। ईरान ने कई बार सिग्नल दिया है कि अगर यूज कंप्लीटली कॉर्नर किया गया तो हॉर्मस के थ्रू ऑयल फ्लो डिस्रप्ट हो सकता है, जो सिर्फ यूएसए नहीं बल्कि इंडिया, चाइना, यूरोप और बाकी ग्लोबल इकोनॉमी के लिए एक डिजास्टरस हो सकता है। इसी वजह से इंटरनेशनल कम्युनिटी ईरान के साथ रिलेशंस को कंप्लीटली ब्रेक करने से हमेशा कॉशियस रहती है। आज के प्रेजेंट सिनेरियो में ईरान और यूएसए के बीच टेंशन्स हाई ज़रूर है, लेकिन दोनों साइड ये समझती हैं कि डायरेक्ट वॉर का कॉस्ट उनके पोटेंशियल गेन्स से काफ़ी ज़्यादा होगा। यूएसए के लिए एक फुल स्केल मिडिल ईस्ट वॉर का मतलब होगा ऑयल प्राइसेस का स्पाइक, ग्लोबल बैकलैश और एक और लॉन्ग मिलिट्री इंगेजमेंट, जबकि ईरान के लिए इसका मतलब हो सकता है रिजीम स्टेबिलिटी पर डायरेक्ट थ्रेट। इसलिए जो हम देख रहे हैं वो एक कंट्रोल्ड कॉन्फ्लिक्ट है, जहां प्रेशर और प्रॉक्सी वॉरफेयर ज़्यादा प्रोमिनेंट है और डायरेक्ट कॉन्फ्रंटेशन केयरफुली अवॉइड की जा रही है। ईरान वर्सेस यूएसए का कॉन्फ्लिक्ट इसलिए एक मिलिट्री स्टोरी नहीं, बल्कि ये एक एग्जाम्पल है कि मॉडर्न जियोपॉलिटिक्स में पावर का यूज़ कैसे सब्टली लेयर्ड और इनडायरेक्ट किया जाता है, जहां वॉर डिक्लेयर किए बिना भी वॉर जैसी सिचुएशंस बनी रहती हैं। इस पूरे ईरान और यूएस के कॉन्फ्लिक्ट को समझने के बाद एक न्यूट्रल सवाल उठता है कि इसका इम्पैक्ट बाकी दुनिया पर, स्पेशली इंडिया जैसी देशों पर कैसे पड़ता है। इंडिया के लिए ईरान सिर्फ एक जियोपॉलिटिकल इशू नहीं, बल्कि एनर्जी सिक्योरिटी, रीजनल स्टेबिलिटी और स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी से डायरेक्ट जुड़ा हुआ है। इंडिया हिस्टोरिकली ईरान से ऑयल इंपोर्ट करता रहा है, और सैंक्शंस से पहले ईरान इंडिया के मेजर ऑयल सप्लायर्स में एक था। जब यूएसए ने ईरान पर स्ट्रिक्ट सैंक्शंस लगाई तो इंडिया को अपने ऑयल सोर्सेज डाइवर्सिफाई करने पड़े, जिसका डायरेक्ट इम्पैक्ट कॉस्ट और सप्लाई स्टेबिलिटी पर पड़ा। इसके अलावा ईरान का जोग्राफिकल लोकेशन भी इंडिया के लिए इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि चाबहार पोर्ट जैसे प्रोजेक्ट्स इंडिया को अफगानिस्तान और सेंट्रल एशिया तक डायरेक्ट एक्सेस देते हैं बिना पाकिस्तान पर डिपेंड किए। इसलिए इंडिया के लिए ईरान कंप्लीटली हॉस्टाइल या कंप्लीटली आइसोलेटेड हो, ये सिचुएशन फेवरेबल नहीं होती। डिप्लोमेटिक लेवल पर हमेशा इंडिया एक बैलेंस्ड अप्रोच फॉलो करता आया है, जहां एक तरफ वो यूएसए के साथ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप मेंटेन करता है और दूसरी तरफ ईरान के साथ सिविलाइजेशन और इकोनॉमिक रिलेशंस को भी कंप्लीटली ब्रेक नहीं करता। ये बैलेंसिंग एक्ट आसान नहीं है,
क्योंकि यूएसए के सैंक्शंस रिजीम के चलते इंडिया को कई बार प्रेशर फेस करना पड़ता है, लेकिन इंडिया का लॉन्ग टर्म फोकस हमेशा रीजनल स्टेबिलिटी और अपनी स्ट्रेटेजिक इंडिपेंडेंस पर रही है। अगर ईरान यूएसए टेंशंस एस्केलेट होती हैं या मिडिल ईस्ट में लार्ज स्केल कॉन्फ्लिक्ट होता है, तो इसका सबसे पहला इम्पैक्ट ऑयल प्राइसेस पर पड़ेगा, जो डायरेक्टली इंडियन इकोनॉमी, इन्फ्लेशन और कॉमन कंज्यूमर्स को अफेक्ट करेगा। साथ ही मिडिल ईस्ट में रह रहे मिलियंस ऑफ इंडियन वर्कर्स और उनकी रेमिटेंसेस पर भी रिस्क पड़ जाता है, जो इंडिया के लिए इकोनॉमिकली और सोशली दोनों तरफ से इम्पॉर्टेंट है। फ्यूचर की बात करें तो ईरान और यूएसए के बीच डायरेक्ट फुल स्केल वॉर की अनलाइकली लगती है, क्योंकि दोनों साइड्स जानती हैं कि इसका कॉस्ट उनके पोटेंशियल गेन से काफ़ी ज़्यादा होगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि टेंशन्स कम हो रही हैं। रियलिटी ये है, ये कॉन्फ्लिक्ट एक कंट्रोल्ड बट कॉन्टिन्यूस प्रेशर गेम बन चुका है, जहां सैंक्शंस, प्रॉक्सी कॉन्फ्लिक्ट्स, डिप्लोमेटिक वार्निंग्स और स्ट्रेटेजिक सिग्नलिंग के थ्रू बैलेंस मेंटेन किया जा रहा है। इस पूरे सिनेरियो में इंडिया जैसी कंट्रीज़ के लिए सबसे प्रैक्टिकल अप्रोच यही है कि वो एक्सट्रीम्स से दूर रहे, डिप्लोमेसी को प्रायोरिटी दे और अपने नेशनल इंटरेस्ट के हिसाब से डिसीजन ले। ईरान यूएसए कॉन्फ्लिक्ट हमें ये समझाता है कि मॉडर्न जियोपॉलिटिक्स में वॉर सिर्फ बैटलफील्ड्स पर नहीं लड़ी जाती, बल्कि इकोनॉमी, डिप्लोमेसी, एनर्जी और नैरेटिव्स के थ्रू भी लड़ी जाती है। और इसी वजह से इस कॉन्फ्लिक्ट का इफेक्ट सिर्फ 2 देशों तक लिमिटेड नहीं रहता, बल्कि पूरी दुनिया को इनडायरेक्टली इन्फ्लुएंस करता है। जय हिंद।